डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने 3 विशेषज्ञों को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश वापस लिया। सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने किताब का विवादित हिस्सा हटाकर दोबारा लिखने के निर्देश दिए। दिल्ली दंगा साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आरोपियों को राहत मिली। दिल्ली हाई कोर्ट ने खालिद को सशर्त अंतरिम जमानत, उमर खालिद का केस बड़ी बेंच को भेजा गया। एपीए मामलों में भी जमानत नियम जेल अपवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद फैसले पर संदेह जताया, कहा यूएपीए मामलों में कम सजा दर, 98% ट्रायल बरी होकर खत्म। आवारा कुत्ते मामले पर सभी हाईकोर्ट रखे नजर, लापरवाह अफसरों पर होगी अवमानना कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्त आदेश दिया। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर्ट्स दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों के अहम केसों पर जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है कि यूएपीए मामलों में भी जमानत नियम होना चाहिए और जेल अपवाद, और दिल्ली दंगों के मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने वाले एक अन्य बेंच के अपने ही पहले के फैसले पर गंभीर आपत्ति जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने यह कहकर टिप्पणी एक कुपवाड़ा निवासी को जमानत देते हुए की, जो जून 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज एक नार्को टेररिज्म मामले में ट्रायल का इंतजार करते हुए जेल में बंद है। गौरतलब है कि कोर्ट ने गल्फिशा फातिमा बनाम राजू के फैसले पर आपत्ति जताई। यह फैसला दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत से जुड़ा था। इसमें कई आरोपियों को जमानत दी गई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। गल्फिशा फातिमा के फैसले पर हमें गंभीर आपत्ति है। गल्फिशा फातिमा का फैसला हमें यह मानने पर मजबूर करेगा कि धारा 43D(5) से केवल एक संकीर्ण और असाधारण छूट है, जो चरम तथ्यात्मक स्थितियों में सही है। हमें नजीब में की गई टिप्पणियों के महत्व को कम करने को लेकर चिंता है। नजीब की व्यापक व्याख्या से पता चलता है कि केवल समय बीत जाने से यदि वह सभी परिस्थितियों से पैदा होता है तो आरोपी यांत्रिक रूप से रिहाई का हकदार हो जाता है, कोर्ट ने आज कहा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यूएपीए के तहत 94 से 98% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया की बेंच ने नार्को टेरर मामले में 2020 से जेल में बंद आरोपी को जमानत दी है। कोर्ट ने एनसीआरबी के आंकड़े बताए। 2019 से 2023 में यूएपीए में पूरे देश में दोष सिद्धि दर सिर्फ 2 से 6% रही। जम्मू कश्मीर में 1% से भी कम है, यानी 99% मामलों में बरी होने की संभावना है। बेंच ने उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत न देने वाले फैसले पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि नजीब केस में 3 जजों की बेंच ने माना था कि यूएपीए में भी तेज सुनवाई का अधिकार है। डिवीजन बेंच उस फैसले को कमजोर नहीं कर सकती। यूएपीए में भी जमानत नियम है जेल अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में देश भर के राज्य नियंत्रित मंदिरों में पुजारियों, सेवादारों और मंदिर कर्मचारियों के वेतन और सेवा शर्तों की समीक्षा के लिए न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पहले वकील और बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि बाद में बेंच ने उपाध्याय के अनुरोध पर याचिका वापस लेने और संबंधित अधिकारियों के पास जाने की अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी अनिच्छा साफ जाहिर की और टिप्पणी की, मंदिरों के पुजारी के चक्कर में मत पड़िए। आपको पता है पुजारी कितना पैसा कमाते हैं, हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं।
उपाध्याय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें मंदिर कर्मचारियों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने के लिए न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि कई मंदिर राज्य के नियंत्रण में हैं, जबकि मस्जिदों या चर्चों पर ऐसे नियम लागू नहीं होते। इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है कि न्यूनतम वेतन ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। यह राष्ट्रव्यापी मुद्दा है। एक भी मस्जिद या चर्च राज्य के नियंत्रण में नहीं है, उन्होंने कहा। हालांकि बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। मुझे इसे वापस लेने और अधिकारियों के पास जाने की अनुमति दे, उपाध्याय ने अंत में कहा। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता याचिका में केंद्र सरकार और राज्यों को पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा के लिए आयोग बनाने और उन्हें वेतन संहिता 2019 के तहत कर्मचारी घोषित करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसमें तर्क दिया गया था कि जब राज्य मंदिरों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण ले लेता है तो नियोक्ता कर्मचारी संबंध बन जाता है, जिससे श्रम कल्याण कानूनों के तहत दायित्व पैदा होते हैं। याचिका में संवैधानिक चिंताएं भी उठाई गई। हजारों मंदिरों पर प्रशासनिक, वित्तीय और आर्थिक नियंत्रण के बावजूद पुजारियों और मंदिर कर्मचारियों को उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक सेवा शर्तों से लगातार वंचित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया है कि वे स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर रिट याचिकाएं दर्ज करें। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि आदेशों की जानबूझकर अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाएगी। कोर्ट ने माना कि पूरे देश में रोजाना अनुपालन की निगरानी करना सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। हाई कोर्ट स्थानीय हालात के हिसाब से ज्यादा तेजी और प्रभाव से हस्तक्षेप कर सकेंगे। हाई कोर्ट्स को मिले ये अधिकार। सभी कोर्ट्स इन कॉम्प्लायंस विद द डायरेक्शन इशू बाय सुप्रीम कोर्ट शीर्षक से मामले दर्ज करेंगे और अपने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में आदेशों के पालन की निगरानी करेंगे। जरूरत पड़ने पर वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अतिरिक्त निर्देश भी जारी कर सकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की मूल भावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। एबीसी सेंटर अनिवार्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्र स्थापित किया जाए। आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाए। सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हाईवे और एक्सप्रेसवे पर आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए व्यापक तंत्र बनाने को कहा गया। कोर्ट ने साफ किया कि अगर नगर निकाय या राज्य अधिकारी जानबूझकर आदेशों की अनदेखी करते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना, अनुशासनात्मक और अन्य कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं ईमानदारी से आदेशों का पालन करने वाले अधिकारियों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर शैक्षणिक संस्थानों में आवारा कुत्तों को खाना खिलाया जाता है तो डॉग बाइट की जिम्मेदारी भी संबंधित संस्थान को लेनी होगी। कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों में बदलाव से इंकार करते हुए कहा कि कुत्तों के काटने का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों प्रोफेसर मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार के खिलाफ अपनी टिप्पणियां वापस ले ली हैं। कोर्ट ने हाल ही में इन विशेषज्ञों की एनसीईआरटी कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक के एक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के कंटेंट के लिए निंदा की थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने 11 मार्च के आदेश में संशोधन किया। कोर्ट ने वह निर्देश हटा दिया जिसमें केंद्र सरकार, राज्यों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से कहा गया था कि वे तीनों विशेषज्ञों से संबंध तोड़ लें और उन्हें किसी भी काम में ना लगाएं। कोर्ट ने कहा, हम दोहराते हैं कि कक्षा 8 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का पाठ्यक्रम पूरी तरह अवांछनीय है और अनावश्यक था। भारत सरकार ने इस कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनाकर सुधारात्मक कदम शुरू कर दिए हैं, लेकिन लेखकों के स्पष्टीकरण को देखते हुए हम आदेश के पैरा 8 में संशोधन करते हैं। सरकारों और संस्थानों के इन विशेषज्ञों से असंबद्ध होने का निर्देश वापस लेते हैं।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में केंद्र, राज्य सरकारें और अन्य सक्षम प्राधिकारी बिना पैरा 8 की टिप्पणियों से प्रभावित हुए स्वतंत्र फैसले ले सकते हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी वापस भी ले ली है कि तीनों विशेषज्ञों ने जानबूझकर तथ्यों को गलत पेश किया। विवाद कैसे शुरू हुआ? आपको बता दें, फरवरी में एक अखबार की रिपोर्ट के बाद विवाद शुरू हुआ। रिपोर्ट में एनसीईआरटी की कक्षा 8 की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के अध्याय हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार वाले हिस्से का जिक्र था। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कहा कि किताब की सामग्री न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाती है। इसके बाद एनसीईआरटी ने प्रेस नोट जारी कर कहा कि यह गलती से हुआ और विवादित हिस्सा हटाकर सही परामर्श के बाद दोबारा लिखा जाएगा। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने किताब के उत्पादन और वितरण पर पूरी तरह रोक लगा दी। एनसीईआरटी ने किताब बाजार से वापस ली और माफी मांगी। एनसीईआरटी ने बताया कि डैनिनो ने अध्याय का मसौदा तैयार किया था और दिवाकर और कुमार ने मदद की थी। 11 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि वे विशेषज्ञ किसी भी तरह से भारत में पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की तैयारी से ना जुड़े। साथ ही एक समिति बनाने को कहा जिसमें पूर्व वरिष्ठ जज, प्रतिष्ठित शिक्षाविद और जाने माने वकील शामिल हो। इसके बाद जस्टिस इंदु मल्होत्रा, सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल और एन.वी. गढ़वाल, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रकाश सिंह की 3 सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति को नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के साथ मिलकर कक्षा 8 और उच्च कक्षाओं के कानूनी अध्ययन का पाठ्यक्रम तैयार करना है। आपको बता दें कि भोपाल में त्विषा शर्मा की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। इसके लिए दिल्ली एम्स की टीम भोपाल जाएगी। त्विषा शर्मा का शव 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में फंदे से लटका हुआ मिला था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। त्विषा के परिवार ने पहले पोस्टमार्टम में खामियों का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। हाईकोर्ट ने मांग स्वीकार कर ली है। अब भोपाल में ही त्विषा का फिर से पोस्टमार्टम होगा। कोर्ट ने भोपाल एम्स को शव सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया है। 2 दिन पहले भोपाल की एक अदालत ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। त्विषा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि परिवार ने भोपाल एम्स में हुए पहले पोस्टमार्टम में खामियां बताते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। त्विषा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। वहीं त्विषा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि वह ड्रग की आदी थी। पुलिस ने पति समर्थ सिंह और सास के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 82, 85, 3, 5 और दहेज निषेध अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इससे पहले भोपाल के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अनुदिता गुप्ता ने बुधवार को कहा था कि दोबारा पोस्टमार्टम की जरूरत पर अदालत की अंतरात्मा संतुष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के मामूली उल्लंघन से दोबारा पोस्टमार्टम का आदेश नहीं दिया जा सकता। त्विषा के शव का 13 मई को भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम हुआ था और तभी से शव मोर्चरी में रखा है। नोएडा निवासी त्विषा के परिजन दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। पुलिस उस बेल्ट को ले जाना भूल गई थी जिससे कथित तौर पर त्विषा ने फांसी लगाई थी। इससे डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाए कि गले पर निशान उसी बेल्ट का है या नहीं। परिवार ने पुलिस जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की थी। – 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट से 2 अलग अलग आरोपियों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के 2 आरोपी तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दे दी है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को उसकी मां की सर्जरी के मद्देनजर 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने तस्लीम अहमद और अब्दुल खालिद सैफी की जमानत याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने दोनों को अंतरिम जमानत देते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई हैं। हालांकि शर्तों का ब्यौरा आदेश में सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की। उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इंकार करने वाले पहले के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजने की जरूरत बताई। बेंच ने कहा कि यह मामला कानून के बड़े सवाल से जुड़ा है, इसलिए इसे सीजीआई के पास भेजा जा रहा है। अब सीजीआई इस पर विचार के लिए नई बेंच का गठन करेंगे। कोर्ट का मानना है कि जमानत से इंकार के आधार पर व्यापक कानूनी बहस जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को राहत। आपको बता दें, दूसरी तरफ दिल्ली
हाईकोर्ट ने उमर खालिद को सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। खालिद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसकी मां की सर्जरी होनी है और उसे देखभाल के लिए घर पर रहना जरूरी है। साथ ही उसने अपने चाचा के 40वें समारोह में शामिल होने के लिए जमानत मांगी थी। खालिद ने कुल 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। इससे पहले कड़कड़ जुमा कोर्ट ने उमर खालिद की अंतरिम जमानती याचिका खारिज कर दी थी। ट्रायल कोर्ट के इनकार के बाद खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने मामले की परिस्थितियों और मानवीय आधार को देखते हुए 1 जून से 3 जून तक यानी कुल 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। कोर्ट ने रिहाई के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इन शर्तों में पासपोर्ट जमा करना, गवाहों से संपर्क न करना और मीडिया में बयानबाजी से बचना शामिल हो सकता है। हालांकि आदेश की पूरी प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। यह पूरा मामला 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़ा है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत कई लोगों पर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया है। तस्लीम अहमद, अब्दुल खालिद सैफी, उमर खालिद और सरजील इमाम इसी मामले में लंबे समय से जेल में हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट से पहले कई बार जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले को बड़ी बेंच भेजने के फैसले से इस केस की कानूनी दिशा तय होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 2009 के हिरासत में मौत के एक मामले को बंद करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि एनएचआरसी ने पुलिस के बयान को पूर्ण सत्य मानकर जांच बंद कर दी, जो बेहद निराशाजनक है। मामला नाहर सिंह और फिसने का है, जो एक दिव्यांग व्यक्ति था और 2009 में पुलिस लॉकअप में मृत पाया गया था। एनएचआरसी ने 2011 में यह कहकर केस बंद कर दिया कि पीड़ित ने प्रेम संबंध में निराशा के कारण आत्महत्या की थी, इसलिए पुलिसकर्मियों की कोई लापरवाही नहीं थी। हालांकि एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स द्वारा 2010 में दायर एक जनहित याचिका के लंबित रहने से मामला जीवित रहा, जिसमें नाहर सिंह की मौत की जांच की मांग की गई थी। 18 मई को दिए गए आदेश में न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मंदन की खंडपीठ ने कहा कि एनएचआरसी ने ना तो पीड़ित के पिता का बयान दर्ज किया और ना ही परिवार के किसी अन्य गवाह का। जिस लड़की से पीड़ित का संबंध था, उसका बयान तक नहीं लिया गया। कोर्ट ने टिप्पणी की, एनएचआरसी ने केवल एसडीएम और पुलिस की रिपोर्ट को बिना जांचे सच मान लिया। हिरासत में मौत के मामले में पुलिस और राज्य प्रशासन सबसे ज्यादा रुचि रखने वाले पक्ष होते हैं, ताकि अपराध को दबाया जा सके और उसे आत्महत्या बताया जा सके। अगर एनएचआरसी का काम सिर्फ पुलिस का पक्ष मानकर केस बंद करना है, तो उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठता है। हाईकोर्ट ने अपनी देरी की मानी। गौरतलब है कि बेंच ने मामले को समय पर ना निपटाने के लिए खुद हाईकोर्ट की विफलता भी स्वीकार की है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले की पहली सुनवाई से 3 महीने में सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए थी। दुखद है कि सच को सामने लाने में सबसे पहले यह कोर्ट ही विफल रहा है। पीआईएल का विषय इतना गंभीर था कि बार बार कम तारीखों पर सुनवाई कर सबूतों को सुरक्षित करना जरूरी था। राज्य ने पिछले महीने बताया था कि मामले से जुड़ी वीडियोग्राफी और तस्वीरें एनएचआरसी को भेजी गई थी। कोर्ट ने एनएचआरसी को दस्तावेज लौटाने का निर्देश दिया, लेकिन 18 मई के आदेश में कोर्ट ने राज्य के दावे पर संदेह जताया, क्योंकि एनएचआरसी की रिपोर्ट में वीडियो या फोटो का कोई जिक्र नहीं था। बेंच को आशंका है कि वीडियोग्राफी हमेशा पुलिस के पास ही रही। सीबीआई को जांच सौंपी। कोर्ट ने अब केंद्रीय जांच ब्यूरो को गाजियाबाद स्थित एसीबी शाखा को 60 दिनों के भीतर वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 16 साल की देरी से पुलिस और राज्य को सबूत मिटाने का मौका मिला। कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मृतक के कान के पीछे दाहिनी ओर गांठ का निशान मिला है, जो पुलिस की आत्महत्या की कहानी से मेल नहीं खाता। पुलिस ने कहा था कि मृतक ने चमड़े की बेल्ट से फांसी लगाई। अगर ऐसा होता तो गर्दन पर बेल्ट के बकल का निशान होना चाहिए था, न कि गांठ का। इससे संदेह होता है कि पहले गला घोटा गया और फिर शव को लॉकअप के पेशाब घर में लटका दिया गया। कोर्ट ने कहा कि इस देरी से सच धुंधला हो गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। तो फिलहाल कोर्ट्स दिस वीक में बस इतना ही। नमस्कार।